जीतने वालों को मेरा सलाम। जैसा कि मैं हर रोज़ कहा करता हूँ, जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। देवनागरी लिपि चल रही है अपने प्रकरण ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों है तो महत्वपूर्ण है। देखिए साहब, देवनागरी लिपि क्या होती है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कहाँ से क्या आई है और किन किन भाषाओं की ये लिपि है, वो तमाम चीज़ें हमने देख ली। आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि में जो कमियां हैं, जो दोष पाए जाते हैं उनकी। तो यहाँ पर आप लिखिए देवनागरी लिपि के दोष। देवनागरी लिपि के दोष, या फिर इसमें क्या क्या कमियां हमें मिलती है देखने को, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात आती है, यहाँ पर एरो मार्क करके लिखिए। रे के अलग अलग रूप मिलते हैं। रेफ या यूं कहें रे के अलग अलग रूप, ये एक थोड़ी सी कमी लगती है। अलग अलग रूप आप बोलोगे कैसे सर? देखिए, रे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। 4 तरीके से लिखने का इसमें विधान है अपने देवनागरी लिपि में। देखो मैं पहले बता दूं आपको, कर्म ऊपर आ जाता है, कर्म बीच में आ जाता है, क्रम ऐसे आ जाता है। और जैसे हम लिखते हैं ना ट्रक वगैरह, ड्रम वगैरह, जैसे कि ट्रक, ये इस प्रकार से। तो ये एक तरीके से अलग अलग रूप लगता है कि सारे ही रहे हैं, ये कहाँ कौन सा कहाँ आता आएगा, तो ये चक्कर आता है एक। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि रेफ का विधान रह के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, ये एक कमी बताई जाती है। दूसरी अगर कमी की हम बात करें, ये बड़ी कईयों के साथ ये लोचा हो जाता है, या थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दोगे ना, जितने में मामला गड़बड़ हो जाएगा। लिपि चिन्ह की भ्रामकता। देखिए इसमें क्या आएगा, जैसे हम लिखते हैं खाना, जल्दीबाजी में क्या लिखते हैं? खाना लिखते हैं। तो यहाँ पर ये खाना है या रवाना है? तो देखिए खाना जब लिखोगे तो ये यहाँ पर टच होगा, अब होगा खाना। और यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये होगा रवाना। तो लिपि चिन्ह की भ्रामकता, कई बार हम ठीक से नहीं लिखते हैं, जरा सा हल्का सा ये दोष आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा मामला, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा एक तरीके से। कि मोहन खाना खा रहा है और आपने यहाँ टच नहीं किया, तो मोहन रवाना खा रहा है, ये मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो लिपि चिन्ह की भ्रामकता। और देखिए एक कमी इसकी एक और आती है। तीसरी कमी की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि शिरोरेखा का जो विधान है, तो देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण और शब्द पर ऊपर क्या है, जो लाइन खींचनी पड़ती है, शिरोरेखा, सिर पर रेखा खींचनी पड़ती है, जिससे क्या लेखन में अधिक समय लगता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, शिरो रेखा का विधान। कई विद्वान कहते हैं जैसे मैंने ये लिख दिया ऐसे कैसे शब्द, अब मैं जो ऊपर ये लाइन खींच रहा हूँ शिरोरेखा, ये भी एक दोष के अंदर इसका बताया गया है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण और जो शब्द होता है उस पर शिरोरेखा खींचनी पड़ती है, जिससे क्या लेखन में अधिक समय लगता है। विधान के कारण लेखन में अधिक समय लगना।
ये भी एक इसकी कमी है जो बताई जाती है। अब मैंने लगना लिख दिया फटाफट, लेकिन उसके ऊपर और हर एक शब्द के ऊपर लाइन खींचेंगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो कहते हैं विद्वान कई सारे बोलते हैं ऐसे कि इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो ये एक दोष है इसका। बाकी कह सकते हैं दोष, लेकिन दोष है नहीं एक तरीके से, ये इससे अच्छा ही लगेगा जो शब्द है वो अक्षर है। अब ये तो हो गए दोष। अब देवनागरी लिपि में क्या सुधारों के प्रयास भी किए गए, मिटा दो इनको। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास, टाइटल डालिए आप क्या, देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। अलग अलग विद्वानों ने कहा इसमें ये सुधार करो, इसमें ये सुधार करो। कईयों ने इंडिविजुअली अपना मत रखा, प्रशासन के दृष्टिकोण से भी सुधार हुए, कुछ सामूहिक संस्थाएं उन्होंने भी प्रयास किया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले देवनागरी लिपि में जो सबसे पहला व्यक्तिगत जो प्रयास किया वो महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया। पहला लिखिए, सर्वप्रथम सुधार का प्रयास किसमें, देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम सुधार का प्रयास किसने किया, महादेव गोविंद रानाडे साहब। महादेव गोविंद रानाडे सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से सुधार का प्रयास किया था महादेव गोविंद रानाडे ने। वहीं अगर दूसरे व्यक्तिगत प्रयास की बात की जाए तो वो किया गया, दूसरा सुधार का प्रयास, व्यक्तिगत रूप से दूसरा सुधार का प्रयास ये किया गया आपके किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये इनके द्वारा किया गया। और आगे जो प्रयास वीर सावरकर ने, काका कालेलकर ने, इनके द्वारा भी सुधार का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि एक की बारखड़ी जो ये स्वीकार होनी चाहिए, तो मतलब एक की बारखड़ी का सुझाव दिया। तो यहाँ पर आप एरो लगा लिख लीजिए, एक की बारखड़ी का सुझाव। तो इनमें दो नाम आएंगे आपके, क्या क्या आएंगे, एक की बारखड़ी के सुझाव में नाम आ जाएगा पहला नाम आ जाएगा माफ करें, वीर सावरकर, और दूसरा नाम आ जाएगा कौन आपके, काका कालेलकर। काका कालेलकर, ये दो नाम आते हैं एक की बारखड़ी के सुझाव में। और ये एक समिति भी गठित की गई थी, काका कालेलकर समिति। इसके विषय में थोड़ा सा और लिख लेते हैं सुधारों में आगे, ये नहीं लिखे तो वीडियो पीछे करके लिख लेना आप, हेडिंग डालिए आप काका कालेलकर समिति। काका कालेलकर, जो जरूरी बात पूछी जा सकती है वही लिखेंगे इसमें, काका कालेलकर समिति। देखिए साहब, बात करते हैं 1935 में गठित की गई है, सीधा सीधा लिख देता हूँ, 1935 में गठित।
किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन? काका कालेलकर। अध्यक्ष कौन? काका कालेलकर। गठित की कब की गई? 1935 में। किस लिए की गई? देवनागरी लिपि में सुधार हेतु। इन्होंने कुछ सुझाव दिए। इस समिति ने, काका कालेलकर समिति ने कुछ सुझाव दिए। उनमें क्या था कि लिखने में शिरोरेखा की आवश्यकता नहीं है। लिख लीजिए आप, समिति द्वारा दिए गए सुझाव। ये क्या कहते हैं? शिरोरेखा की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। शिरोरेखा की जरूरत नहीं। क्या टाइम ज़्यादा लगता है भाई साहब, छोड़ो इसको। ये बात इन्होंने कहा रव के स्थान पर ख स्वीकार किया जाए। जो हम लिखते हैं ना यहाँ पर, रव के स्थान पर केवल क्या ख ही स्वीकार कर लो। ख स्वीकार किया जाए। इन्होंने आगे कहा था जो हम लिखते हैं, क्या ये भय, कई लोग ऐसे लिख देते हैं। इन्होंने क्या सुझाव दिया? भय और ध आदि वर्णों में गुंडी का प्रयोग किया जाए। आदि, जो जरूरी सुझाव वही लिखवा रहा हूं। आदि वर्णों में क्या? गुंडी का प्रयोग। एक तो हम ये भय लिख देते हैं सीधा, पर इन्होंने कहा कि यहां पर यह है जो गुंडी दी जाए यहां पर। ठीक है बात। अगले इनके महत्वपूर्ण सुझाव की हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जो ड़ है इस वर्ण का प्रयोग भी जो किया जाए। एक तो राजस्थानी में आता है ये ड़, क्या? ड़, कि इसका जो वर्ण है इसका प्रयोग भी किया जाए। ड़ वर्ण का प्रयोग किया जाए। ठीक है। और जो क्ष है, ये भी कहते हैं, क्ष लिखते हैं, इसके अंदर इन्होंने कहा कि क और ये ष षटकोण वाला पूरा, इसको है जो स्वीकारा जाए, रूप प्रचलित किया जाए। क्ष का क्ष रूप प्रचलित किया जाए। तो शिरोरेखा की जरूरत नहीं है। रव के स्थान पर ख स्वीकारा जाए। भय और दो ध आदि वर्णों में गुंडी का प्रयोग किया जाए। ऋक वर्ण का भी प्रयोग किया जाए। क्ष को क्ष रूप है जो इसका ये प्रचलित किया जाए। और हम बात करें आगे इनमें तो पूर्ण अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए तथा नासिक के जो अनुनासिक व्यंजन है, वर्ग के जो पांचों वर्ण, उनके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। तब से ये चल ही रहा है। और इन्होंने कहा एक की बारखड़ी का प्रयोग किया जाए। अब एक की बारखड़ी का जो सुझाव दिया था वीर सावरकर और काका कालेलकर ने, अब आप समझे नहीं हो कि सर एक की बारखड़ी कैसे, तो एक की बारखड़ी का इन्होंने सुझाव दिया, मैं लिखता हूँ। इन्होंने कहा क्या करना है आपको कि ए आ, अब नॉर्मली बारखड़ी कैसे लिखते हैं हम, ए आ ई, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये ई ऊ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, ए आ, एक की बारखड़ी का सुझाव दिया कि इसके ऊपर ही मात्राएं लगा देनी है आपको। ई ये ऊ, इस प्रकार से इन्होंने कहा एक की बारखड़ी इस प्रकार से है जो चलेगी, इसका है जो प्रयोग किया जाए, ये सुझाव इन्होंने दिया था। तो ये थे इनके प्रमुख सुझाव, किसके? काका कालेलकर समिति के। और देवनागरी लिपि में अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर भी प्रयास किए गए
जिनमें से हम बात करें तो इनको मिटा देता हूँ। यहाँ लिखिए आप समितियों की हम बात करें तो एक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 हुआ। इसने अपने स्तर पर किया प्रयास। देवनागरी लिपि में सुधार हेतु संस्थागत प्रयास। अब वो कौन कौन से प्रयास किन किन संस्थाओं ने किए? एक आता है अपने हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी। एक आता है अपने जो नागरिक प्रचारिणी सभा काशी है, इसने कई सम्मेलन संगोष्ठियों का आयोजन किया। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कई सम्मेलन है जो आयोजन सुधारे तो ये किया काम। और महाराष्ट्र एक साहित्य परिषद संस्था थी पुणे की, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे। इसने तिलक टाइप पर जो चर्चा की, तिलक ने कहा था कितने टाइप होने चाहिए, तिलक टाइपों पर चर्चा। तो ये देवनागरी लिपि हेतु संस्थागत प्रयास रहे हैं। प्रशासन ने भी कई सुधार किए थे, जैसे कि डॉक्टर जो राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन समिति, उसने जो एक की बारकड़ी का सुझाव था इसको क्या अस्वीकार कर दिया कि ये ए वाली बारकड़ी है जो ये कोई काम के नहीं है, ठीक है। और यूपी राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया था। प्रशासनिक प्रयासों में मैं बात करूं तो चलो लिख ही लीजिए, देवनागरी लिपि में सुधार हेतु, यहाँ लिख लीजिए प्रशासनिक प्रयास, संस्थागत की जगह लिख लीजिए आप प्रशासनिक प्रयास, प्रशासनिक प्रयास। प्रशासन ने क्या क्या प्रयास किए, ठीक है। प्रशासनिक प्रयासों में हम बात करें तो पहला आ जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन समिति ने, इन्होंने काका कालेलकर और सावरकर ने सुझाव दिया कि एक ही बारकड़ी रखो, लेकिन जो प्रशासनिक सुधार थे प्रशासन उनमें राधाकृष्णन समिति ने कहा कि एक की बारकड़ी का सुझाव अस्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है कि अब आत्मा के बेट वाली कोनी साहब। वहीं यूपी राज्य सरकार द्वारा यूपी राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को किसका गठन किया, नरेंद्र देव समिति का। अब आपको ध्यान इतना ही रखना है कि नरेंद्र देव समिति किससे संबंधित थी। पहली बात, नरेंद्र देव समिति
संबंधित थी देवनागरी लिपि में सुधार हेतु प्रशासनिक प्रयासों के अंतर्गत। और कब? 31 जुलाई 1947 को यूपी राज्य सरकार द्वारा ये गठन है जो होता है। तो यही चीज़ें थी। और 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, जिसमें ये अस्वीकार है जो की गई चीज़ें। अब देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण है ये भी आप लिख लीजिए थोड़ा सा। देवनागरी लिपि का मानकीकरण, यहाँ से भी एक आध सवाल है जो कभी कभार पूछ लिया जाता है। बाकी जो जरूरी चीज़ें थी वो सारी मैंने कल की कक्षा में, आज की कक्षा में करवा दी। देवनागरी लिपि का मानकीकरण, देवनागरी लिपि का मानकीकरण। देखिए, जो गंभीर होते हैं पढ़ाई के लिए वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं, मज़े लेने वाले तो रेर ही जाते हैं। बाकी ये पढ़ाई का जो मामला है वो, क्योंकि कॉमेडी तो है नहीं कोई कि मजाक मजाक में काम हो जाएगा। गंभीर होकर ध्यान से इत्मीनान से सुनते हुए चीज़ों को लिखते चलना, समझते चलना, तभी ये जो चीज़ें मस्तिष्क में स्थायी रहती है, अन्यथा नहीं। तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण की हम बात करें तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1959 में एक सम्मेलन बुलाया गया देवनागरी लिपि के मानकीकरण के लिए, और उसके अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ें स्वीकार की गई, उनको हम देखते हैं। कौन सा, कब सम्मेलन? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, कब? भारत सरकार द्वारा 1959 में एक सम्मेलन बुलाया जाता है देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु। ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है जो मानकीकरण किया गया, पहली बात कि ढ कोमा ढ कोमा जो ढ वाला रूप था जो मैं अभी बता रहा था, इसको भी क्या है, वर्ण ढ ढ ढ वर्ण भी स्वीकार किए गए, स्वीकार किए गए। ठीक बात। वहीं शिरोरेखा को स्वीकार किया गया कि ऊपर वाली जो लाइन है खींची जाएगी साहब। शिरोरेखा को स्वीकार किया गया। देखिए, कहीं पहले जो हम झ लिखते हैं ना ऐसे, ये पहले ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, ऐसे करके। तो बाद में और सुधार हुए तो उनके अंदर इसको मान लिया गया, जो आजकल लिखा जाता है इसी को मानक है जो माना गया है। तो शिरोरेखा को स्वीकार कर लिया गया। पूर्ण विराम के रूप में खड़ीपाई को स्वीकार किया। पूर्ण विराम हेतु खड़ीपाई यानी कि यह डंडा स्वीकारा गया। ठीक है बात। वहीं ये अनुनासिक व्यंजनों यानी पंचम वर्ण, इसके लिए तो अनुस्वार का प्रयोग, और स्वर की अनुनासिकता के लिए अपने चंद्र बिंदु का प्रयोग। अनुस्वार के लिए तो, पंचम वर्ण के लिए तो अनुस्वार का प्रयोग, और स्वर की जो अनुनासिक है, अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग स्वीकार है जो किया गया। जैसे कि जो घुंडी वाला भय था, ध था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि ये भय घुंडी वाला, जैसे कि ध, जैसे कि ये झ झंडा, जैसे कि ये कि ऐसे करते नीचे करते ख हो जाएगा। ये मानक रूप स्वीकार किए गए, इनको मानक माना गया या मानक रूप स्वीकार किए गए।
ये सारी की सारी चीज़ें। विदेशी ध्वनियों के लिए, विदेशी ध्वनियों में ओ जो डॉक्टर वाला है, इसको जो ये नुक्ता लगता है नीचे, क, ख, ग, ज और फ, ये क्या है, स्वीकार किए गए। ये तमाम चीज़ें हैं जो स्वीकार की गई देवनागरी लिपि के मानकीकरण के अंदर साहब। यही है बातें, और बाकी सारी चीज नामकरण से संबंधित क्या कुछ चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने पहली क्लास में आपको बताई दी थी। तो ये थी अपनी आज की कक्षा। अगर अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, सभी बंधुओं को शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नवसृजन क्लासेज नाम से ऐप है अपनी, नवसृजन क्लासेज नाम से। उसको प्ले स्टोर से आप सर्च कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर फ्री टेस्ट वगैरह भी डालता रहता हूँ और जल्दी ही टेस्ट सीरीज और कोर्सेज की जानकारी मिलेगी बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में। डिस्क्रिप्शन में ही आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद।